क्यों होता है स्ट्रोक यूजुअली? तो स्ट्रोक तो सिंपल है, जो खून कम जाता है, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ये ब्रेन अटैक जी। होता है। दिमाग को एक भाग को खून कम गया जिसके वजह से समझो स्पीच सेंटर को खून कम गया तो बोलना बंद होता है। लाइफ में ये दोनों सिनेरियोज देखते हुए किसकी ज़्यादा सक्सेस रेट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट अबाउट IQ, इट इज़ अबाउट EQ। कुछ लोग होते हैं लाइट स्लीपर्स होते हैं, साउंड स्लीप नहीं आती, उनका ब्रेन पूरे टाइम चलता है। उस केस में क्या इफेक्ट होता है उनके ब्रेन्स पे? So any stressful event which happens in your life either makes you strong or can make you go down. We have to see that it makes us strong. तो हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं इस ब्रेन डेवलपमेंट की या ब्रेन ट्रेनिंग के टाइम पे? ब्रेन चेंज होता रहता है, तुम कुछ मत करो, जी। तुम सिर्फ सोते रहो, फिर भी ब्रेन को एक आदत बन जाती है, वो चेंज होता है। सोचते हैं कि स्कूल के बाद हमारा ब्रेन बंद हो गया है, पर एक्चुअल फैक्ट ये है कि हमारा ब्रेन रोज साइलेंटली चेंज होता है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं या नेगेटिव वे में। वेलकम टू हेल्थ बुक। टुडे आई एम योर होस्ट एंड वी आर अनकवरिंग द सीक्रेट्स ऑफ ब्रेन विद डॉक्टर कौस्तुभ महाजन फ्रॉम SL रहेजा। वेलकम सर। है। सर, इस जो प्रोसेस होता है ब्रेन चेंज का या ट्रांजिशन का, जिसमें हम ट्रेनिंग करते हैं अपने ब्रेन की, इसका एक साइंटिफिक टर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये टर्म को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये एक अद्भुत ब्रेन की ताकत है या सुपर पावर है, जिससे राइट। ब्रेन विल कीप चेंजिंग राइट। टू द स्टिमुलाई व्हाटएवर इट गोज थ्रू। एंड ये काफ़ी लोगों को पता है, पर काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो नेगेटिवली भी हमें इफ़ेक्ट करेगा और पॉजिटिवली भी इफ़ेक्ट करेगा। एंड वी कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस इट टू वर्क अस पॉजिटिवली। राइट। एंड दैट इज़ व्हाट वी वुड लाइक टू टच ऑन दिस टॉपिक। राइट। इसे हम रीवायरिंग कह सकते हैं, इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर हमने ब्रेन का जो पिक्चर देखा है तो यूजुअली एक सॉलिड ब्रेन होता है, करेक्ट। बट एक्चुअली जब ब्रेन अंदर होता है, हम्म। इट्स इन अ वेरी लिक्विड सेमी सॉलिड स्टेट। करेक्ट। And the connections keep changing, keep breaking every day to kind of create a circuitry which will help the brain and the body in the long term. सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल हैज़ द पावर, अपने ब्रेन को ट्रेन करने की पावर उसमें है। उसको हम पॉजिटिव अप्रोच में ले जाएं या नेगेटिव सोच की तरफ ले जाएं, दैट वी हैव द पावर। So अगर ये ऑटोमेटिकली होता रहता है, हम्म। जैसे कि अगर कोई स्ट्रेसफुल चीज़ हुई हम्म। मेरे लाइफ में, तो मैं हमेशा सोच सकता हूँ कि ये लाइफ एकदम नेगेटिव है, एंड देन थिंग्स विल कीप गोइंग डाउन नेगेटिव वे। कैन आई चेंज द माइंडसेट एंड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर विद दैट स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर वीकर? ये जो सर्किटरी है, दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन अ वे, एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प अस टू प्रिवेंट मेनी न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिजीजेस। तो ये ब्रेन को स्ट्रांग बनाना ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है। हम्म। इसे हमें थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है, जिससे वो रीवायरिंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। सर, क्या स्टेप्स होते हैं या क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं? अपने जो नेगेटिविटी या डिप्रेशन या एक डिफरेंट फेजेस आते हैं हर एक की लाइफ में, किसी की लाइफ में कुछ क्राइसिस है, जॉब से कुछ इन्फ्लुएंस्ड है। सो उस केसेस में हम लोग को क्या मेजर्स है, क्या छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारा ब्रेन पॉजिटिव रहे, हम लोग एक्टिव रहें हुँ। साइकोलॉजिकली? तो ना ये चीज़ अचानक सडनली नहीं होता है। राइट। इसे धीरे-धीरे ट्रेन करना होता है। अगर मैं स्टार्टिंग से समझाऊँ तो ब्रेन बॉडी वेट का सिर्फ़ 2% है, राइट। लेकिन एनर्जी कंज़्यूम करता है 20%। ओके। दैट मीन्स ब्रेन इज़ द मैक्सिमम एनर्जी टेकिंग ऑर्गन इन द बॉडी। हम्म। और ब्रेन का एक एकदम टॉप प्रायोरिटी होता है कि एनर्जी जितना हो उतना कंज़र्व करे। जी। तो उसके लिए वो हमेशा शॉर्टकट देखेगा, हमेशा कुछ चीज़ आसानी से होगी वो देखेगा। राइट। और इस जो जिस तरह से हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है जी। फ्रॉम वाटर एनिमल से लेके एम्फीबियन से लेके, वैसे ही ब्रेन में एक-एक स्ट्रक्चर बन चुका है। जी। तो एक होता है कोर ब्रेन व्हिच इज़ हम्म। ब्रेन स्टेम, फिर दूसरा होता है लिम्बिक सिस्टम व्हिच जी। इज़ द रेप्टिलियन ब्रेन, एंड देन देयर इज़ द नियोकॉर्टेक्स व्हिच इज़ द ह्यूमन, जो डिफरेंशिएट करता है।
जी। Many a times these short term decisions which are based on fear, which are based on instant gratification, हुँ, is based on the reptilian brain or the limbic system, हुँ, which is there in everyone. हुँ, पर फिर उसके ऊपर ग्रो हुआ है वो नियोकॉर्टेक्स, हुँ, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जी, जो डिफरेंशिएट करता है एनिमल्स और ह्यूमंस को, राइट, जो बताता है कि समझो कोई स्मोक कर रहा है तो वो जी, बताता है कि स्मोकिंग मेरे लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, जी, तो वो मत करो। हुँ, और वो लिम्बिक सिस्टम जो है वो शॉर्ट टर्म देखता है, इंस्टेंट देखता है, वो बताता है कि आगे का सोच छोड़ो, अभी जो मुझे मज़ा आ रहा है वो मैं करूँगा। हुँ, सो हाउ टू ट्रेन to listen to the prefrontal cortex than to keep listening to the limbic system हुँ, is something which will differentiate a person who can be successful later or हुँ। who will be average. सो हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं इस ब्रेन डेवलपमेंट की या ब्रेन ट्रेनिंग के टाइम पे? हम लोग की बैड हैबिट्स भी होती है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की वज़ह से बहुत स्ट्रेस भी है, कॉर्पोरेट जॉब्स है, लोनलीनेस है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं लाइफ़ में। नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर डिजिटल एंड टेक सेवी। तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर अफेक्टिंग आवर ब्रेन? तो एक तो ना ये सोचना कि ब्रेन फिक्स्ड है, वो जी, गलत है। जी, ब्रेन चेंज होता रहता है, तुम कुछ मत करो, तुम जी, सिर्फ सोते रहो, फिर भी ब्रेन को एक आदत बन जाती है, वो चेंज होता है कि मुझे सब कुछ मिलेगा और आराम की ज़िंदगी होगी। फिर जब भी उसे कोई स्ट्रेस आएगा, ही वोंट बी एबल टू हैंडल स्ट्रेस एंड देन फिर ये बीमारियाँ चालू होगी। तो ब्रेन को हमको ये पॉजिटिवली ट्रेन करना है कि टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। जी, क्या मैं किसी तरह से ब्रेन को पॉजिटिवली न्यूरोवायर रीवायर कर सकता हूँ? हुँ, तो उसका जवाब है 3-4 चीज़ों से। जी, एक है एक्सेप्ट चैलेंजेस। जी, नॉर्मली 2 चीज़ें हैं, हुँ, अगर मुझे समझो सुबह जैसे उठना है जी, और अलार्म बज रहा है, जी, तो तभी ब्रेन एक डिसीजन बनाता है हुँ, कि छोड़ो अभी के लिए तो मुझे और आराम से गर्मी में सोऊँगा तो अच्छा है, हाँ, वर्सेस एक होगा नहीं, मैं जाऊँगा एक्सरसाइज के लिए ठंडी में भी। हुँ, तो 99% हुँ, ऑफ द ब्रेन्स हुँ, विल गो फॉर शॉर्ट टर्म। हुँ, दिस इज़ द लिम्बिक सिस्टम, हुँ, जो अपना पुराना ब्रेन जी, बोलेगा छोड़ो अभी मज़ा आ रहा है गर्मी में सोने का, जी, तो वी शुड टेक दैट। पर उधर ऊपर वाला वो नियोकॉर्टेक्स बोलता है नहीं, हमने डिसाइड किया था कि मुझे डायबिटीज़ शुगर बढ़ रहा है, हुँ, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। हुँ, तो इसमें वो जो जंग होती है, वो जंग में हम क्या करते हैं, हुँ, दैट कैन बी ट्रेन्ड। हुँ, सो व्हेन वी ट्रेन आवरसेल्व्स टू टेक द डिफिकल्ट पाथ देन द ईज़ियर पाथ, जो हमें एक्चुअली बच्चों को सिखाना चाहिए। जी, And then this circuit keeps getting stronger, हुँ, where we decide to listen to the prefrontal cortex more जी, than the limbic system. And this training is basically anything you do, हुँ, कुछ भी छोटी चीज़, जैसे ये अलार्म का चीज़ हो, जी, या समझो खाना खाने के बाद हाथ धोना है, नहीं धोना है, मैं ऐसे ही बैठूँगा। हुँ, ये सब छोटे-छोटे चीज़ों में अगर हम जो डिफ़िकल्ट वाला पाथ उठाते हैं, हुँ, स्लोली द सर्किट ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोलिंग योर डिसीजंस increases, and then you keep taking the right decisions and not the short term decisions. एक्चुअली ये रीवायरिंग के बारे में थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, जी, लेकिन एक वो बच्चों में मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट जो 1960s-70s में एक एक्सपेरिमेंट किया था, हुँ, जिसमें एक ऐसे टॉफ़ी मार्शमैलो जी, जो इर्रेसिस्टिबल होती है, हुँ, मतलब स्पेशली बच्चों को कि जी, वो 1 या 2 या 4 खाएँगे ही। राइट, तो उनको बोला गया था कि तुम 1 रखा है, वो तुम अगर रेज़िस्ट करते हो हुँ, 15 मिनट के लिए, तो हुँ, तुमको 2 मिलेंगे टॉफ़ीज़, हुँ, और अगर तुम रेज़िस्ट नहीं कर पाते हो तो 1 ही मिलेंगे। हुँ, तो ये एग्ज़ैक्टली एक एक्सपेरिमेंट था जो इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन को रोक के हुँ, थोड़ी देर के लिए रोक के वो 2 ले सकता है क्या? मतलब हुँ, उसे पता है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगा, हुँ, शॉर्ट टर्म में 1 ही मिल रहा है। हुँ, तो ये जो बच्चों ने लॉन्ग टर्म डिसीज़न लिया, हुँ, हू कुड रेज़िस्ट एंड later take 2 toffees, हुँ, they kind of traced their lives for 20-30 years, and they saw उन्होंने देखा कि they were the ones who were successful more in life, and they were the ones who took the first toffee itself हुँ, were average. हुँ, सो ये बेसिकली हमें ये समझाता है कि जो अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोक सकता है, हुँ, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नहीं सुनता है, हुँ, जो सुनता है हुँ, और जो बोलता है कि बाद में शायद मेरे लिए लॉन्ग टर्म में ये अच्छी डिसीजन है, हुँ, उस लाइन से जाता है, हुँ, वो यूजुअली बाकी लोगों से अलग रहेगा और सक्सेसफुल रहेगा।
और बिलीव मी 90% ऑफ द टाइम पीपल विल गो फॉर द शॉर्ट टर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज ये जो हमारा लाइफस्टाइल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बन रहा है जी, उसमें everything from food habits, from watching habits is करेक्ट, all based on short term. करेक्ट, Means जो चॉकलेट हो या वड़ा पाव हो वो मुझे शॉर्ट टर्म में एनर्जी देता है, अच्छा लगता है टेस्ट के लिए, इसके लिए मैं खाता हूँ. हुँ, मैं क्यों काकड़ी खाऊं, क्यों गाजर खाऊं हुँ, जो तो ऐसा है. हुँ, तो इसके लिए और हमें पता है कि हुँ, ये शॉर्ट टर्म में मेरे लिए अच्छा नहीं है, राइट, सॉरी अच्छा है पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, राइट, फिर भी हम वो खाते हैं. तो राइट, ये डिसीजन कौन बनाता है? ये तुम्हारा वो लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक कॉर्टेक्स बनाता है. ओके, और ऊपर वो पीएफसी जो बना है नियो कॉर्टेक्स, वो बोलता रहता है कहीं पीछे पीछे से कि यार ये अच्छा नहीं है, हुँ, पर हम उसको दबाते हैं और हम खा लेते हैं. तो ये ट्रेनिंग है जो रीवायरिंग हमें सीखना है. और उसके लिए एक जो मैंने बताया कि delaying instant gratification or basically accepting something which is more challenging. हुँ, It will be either in your food habits, it will be either in your exercise habits, movement habits. ये चीज़ों में छोटे-छोटे चीज़ों से अगर हम बच्चों को सिखा सकते हैं हुँ, कि you select this over this, हुँ, though in the initial phase it will be difficult. राइट, अ, हम एक्चुअली स्कूल में बच्चों को भी वही ट्रेन करते हैं कि go for the more comfort way. राइट, That is unfortunately wrong and राइट, especially in this scenario of modern technology, ब्रेन का जो एडजस्ट करने का हुँ, सुपर पावर है राइट, वो हम उसको और माइल्ड कर रहे हैं. जी। तो डॉक्टर आपने बोला कि हमारा ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। इवन दो हम लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नो मैटर व्हाट। अगर इन दिस केस वी वुड वांट टू टॉक अबाउट ओवरथिंकिंग। कुछ लोग होते हैं लाइट स्लीपर्स होते हैं, साउंड स्लीप नहीं आती, उनका ब्रेन पूरे टाइम चलता है। उस केस में क्या इफ़ेक्ट होता है उनके ब्रेन्स पे? हाउ बैड इज़ इट इफ इट इज़ बैड एंड हाउ वी कैन स्टॉप इट? सो व्हाई डू वी ओवरथिंक? हुँ, डू यू नो व्हाई? आई हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो इट्स लाइक आई विल टेल यू, हुँ, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. राइट, तुम्हारे घर में फैमिली में कोई नज़दीक का रिलेशनशिप है, जी, से मॉम या डैड, जी, उनको कोई बीमारी होती है, जैसे स्टमक कैंसर, जी, एंड और उनकी डेथ होती है जी, ऐसी. जी, तो फिर आपके माइंड में वो एक बड़ा गहरा इमोशन बैठा है जी, एंड इट इज़ वेरी कॉमन. हुँ, देन हम देखते हैं कि उनकी डॉटर या हुँ, सन हुँ, दे कीप कमिंग टू अस इन द ओपीडी कि उनके पेट में दर्द हो रहा है. हुँ, और दुनिया भर के टेस्ट करेंगे, जी, ये स्कोपी, वो स्कोपी और एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बट हुँ, पेट का दर्द रियल होता है उनके लिए हुँ, और वो कहीं ठीक नहीं होता है. जी, ये क्यों होता है? हुँ, तो ये एक प्रकार का ब्रेन के साइड से डर बैठा होता है कि मुझे भी हुँ, कुछ हो सकता है पेट का. ओके, और फिर दिमाग वो पेन पिक कर क्रिएट लेता करता है। है. हुँ, एंड देन सो एनी स्ट्रेसफुल इवेंट व्हिच हुँ, हैपेंस इन योर लाइफ हुँ, either makes you strong or can make you go down. हुँ, We have to see that it makes us strong. एंड वो चीज़ हो गया तो वो एक मेमोरी में बैठ जाता है. हुँ, एंड वो क्योंकि वो एक इमोशनल टैग के साथ अटैच्ड है, वो एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाता है. हुँ, एंड देन कुछ भी चीज़ जो थोड़ा नेगेटिव होता है आपके लाइफ में, आप बार-बार उसको डिफेंसिव और नेगेटिव वे में थिंक करते हो. हुँ, एंड इट इज़ अ वे वेयर योर ब्रेन ऑलवेज़ गोज़ इन अ काइंड ऑफ अ फियर साइकोलॉजी हुँ, कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ. हुँ, तो देयर इज़ अ रूल हुँ, कि हम ना कितना भी समझो तुम प्लेन से जा रहे हो और जी, टर्बुलेंस आ गया, जी, तो शॉर्ट टर्म में हुँ, ब्रेन विल ऑलवेज थिंक द वर्स्ट नेगेटिव व्हाट इट कैन थिंक, हुँ, दो इवन दे देयर इज़ अ 0.1% चांस कि वो होगा. हुँ, पर ब्रेन तुमको हमेशा वो थिंक कराएगा कि ये होने का चांस है. हुँ, दिस इज़ अ रूल. तो knowing this कि my brain is going to think in a negative way, we should try to understand कि ये ऐसा नहीं है. हुँ, एंड जो लिम्बिक सिस्टम फियर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, उसमें हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के डिसीजंस आने चाहिए. हुँ, और इसके लिए वो ट्रेनिंग हुँ, जहाँ पे आई एम एबल टू स्टॉप माय लिम्बिक सिस्टम एंड एबल टू थिंक फ्रॉम द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज इम्पोर्टेंट. हुँ, We keep overthinking because of this whole mechanism हुँ, where we have a more fear. जो अमिगडाला है लिम्बिक सिस्टम के पास, इट इज़ द फियर सेंटर.
ये एक्चुअली अभी के एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया है कि वी कैन रिड्यूस इट्स साइज, वी कैन इंक्रीज इट्स साइज. ओके. If you have been going through stress and negative stressors all the time in your life, and you have been kind of becoming more and more weaker, say becoming more and more depressed, then उनका अमिगडाला अगर देखा जाए, फियर, जो एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, उनका काफ़ी बड़ा होता है. और जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, हु काइंड ऑफ कैन एडजस्ट इजीली टू एनी सराउंडिंग, एनी स्ट्रेसर्स, हु आर लाइक मोह माया से दूर, कुछ भी हो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. उनका जो उन्होंने फंक्शनल एमआरआई में देखा कि उसकी सर्किटरी, अमिगडाला और वो काफ़ी छोटी थी. और जो पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी सर्किटरी काफ़ी बड़ी थी. तो ये हमें एक चीज़ बताता है कि मैं मेरे ब्रेन के सर्किट्स में जो नेगेटिव सर्किट्स है, उसको मैं रीवायर करके कम कर सकता हूँ, और जो पॉजिटिव सर्किट्स है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ. तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने ये बेसिकली जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स होते हैं, बेसिकली मेडिटेशन या ध्यान, उस वो टेक्निक से उन्होंने देखा कि जो कंसिस्टेंटली करते हैं उनका ब्रेन काफ़ी चेंज होता है. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट रीवायरिंग. How can I positively rewire my brain? So one of the ways is mindfulness and meditation, where you train the brain to focus and attention on some things, and which is actually very boring if you see. Then if I have to tell my kid to do this for 10 minutes, he will definitely pick up the tab and see YouTube. 10 minutes. And this is where the whole your limbic cortex has won over the prefrontal cortex. So this one way, and the experiments have proven कि we can rewire your brain positively. Then और भी कुछ चीज़ें हैं क्या? तो I don't know why, but most of the schools don't inculcate this in schools, where they should, mindfulness techniques, meditation on a daily basis. Then you have to think why they don't. Because it is boring. People are going to yoga retreats and meditation centers and to get that peace of calm and You have to understand कि it never gives you a short-term benefit. right. Because taking a crocin or a paracetamol gives me a short-term relief quickly. This market will work. But relaxing or doing meditation every day, वो पहले 3 हफ्ता कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. जी. तो उधर हमारा ब्रेन एक डिसीजन बनाता है जी. कि यार इससे एनीवेज कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों करूँ. हम्म. सो वो एक रूल है कि द इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज कंपाउंडिंग. एंड एक इनिशियल लैग लेटेंट फेज होता है जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा. जी. Then once you go beyond that breakpoint, then there will be a compounding improvement. Whether it is physical exercise, whether it is mindfulness exercises, you do every day, initially you कुछ फर्क नहीं दिखेगा. So for that matter, going to the gym also, जी. तुम पहले 3 हफ्ते 3 महीने देखो कुछ नहीं फर्क दिखेगा, पर आफ्टर 3 मंथ्स यू विल सी दैट चेंज कम. डिफरेंस तो ये ना किसी को पता नहीं होता है, इसके लिए वो लोग करते नहीं है बाद में. दे आर इनकंसिस्टेंट विद देयर प्रैक्टिसेस. सो दैट इज वन थिंग विच वन शुड नो कि तुम कंसिस्टेंट रहो, आगे तुमको फायदा होगा, और तुम्हें पता रहना चाहिए पहले 3 महीने कुछ फर्क नहीं होगा. ये चल के तुम चालू रखो. सो डॉक्टर, हम लोग लेमन टर्म्स में या जेनरिक टर्म्स में हम लोग बोलते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो फियर्स या कुछ डिफरेंट इमोशंस जो स्टोर होते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं. तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मेडिकल टर्म्स में कैसे अलग है एंड हाउ डज इट अफेक्ट? सो इन न्यूरोफिजियोलॉजी जी. सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्सेप्ट के डेफिनेशंस अलग है. जी. एक्चुअली ये एक काफ़ी अनटैप्ड फील्ड है. जी. एंड व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, तो उस पे हम अगर बात करेंगे तो काफ़ी जाएगा. जी. लेकिन वन थिंग आई टेल यू कि तुम्हारे जो रोज के डिसीजन मेकिंग है, वो ये लिम्बिक कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का खेल है, जिसमें तुम आइदर लॉन्ग टर्म सोचो या शॉर्ट टर्म सोचो, वो तुम्हें थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा. ये सबकॉन्शियस चीज़ जो है इज़ बेसिकली समथिंग, वो एक इंट्यूशन जो होता है, वो एक पता रहता है कि, बट इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर मेमोरीज. लाइक किधर तो मेमोरी में वो है कि मैंने अगर ऐसा किया तो ये अच्छा गिरेगा, बिकॉज ऑफ सम मेमोरी विच वॉज देयर इन योर ब्रेन, कि अगर मैं ये रास्ते से जाऊंगा तो सेफ है, ये रास्ते से जाऊंगा तो अनसेफ है. सो दिस इज ऑल अबाउट
the wirings in the brain which has happened because of past memory, that is a more of a conscious decision which you make. Subconsciousness is something different. सो ब्रेन को अफेक्ट नहीं पड़ता कि हम उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं? जो भी चीज़, जो भी इमोशन, जो भी स्टिमुलेंट हम लोग ज़्यादा ब्रेन को देंगे, ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होगा। इज़ दैट करेक्ट? या अगर मैं ब्रेन को हमेशा एक रास्ता दिखाऊं जहाँ पे सब आसानी से आंसर्स मिल रहे हैं, जी। तो ब्रेन को आदत हो जाएगी कि ये सब मुझे आसानी से ही मिलने वाला है। जी। जैसे कि अगर मैं मेरे बच्चे को हमेशा आदत दिलाता हूँ कि तुम उसको खिलाता हूँ खाना, और फिर जब वो बड़ा बनेगा तो उसको एक आदत मिलेगी कि मुझे डिफ़िकल्ट है हुँ। खुद से खाना। तो ये एक आदत हमको स्टार्टिंग से ही करानी होती है कि पॉज़िटिव जो उनको इंडिपेंडेंट करे सिखाने की। यूजुअली जो नेगेटिव स्ट्रेसेस बनते हैं लाइफ में, एक हमको एक नेगेटिव या डिफेंसिव थिंकिंग बनाता है। वो उसको चिपके ना रहने के लिए हुँ। और उसमें से बाहर निकलने के लिए स्टार्टिंग में यूजुअली दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, हुँ। क्योंकि वो एक केओस होता है नेगेटिव थॉट्स का, वो उसको शांत करता है। लेटर ऑन यूजुअली काउंसलिंग हेल्प्स, वेयर हम उनको ट्रेन करते हैं जहाँ पे स्ट्रेस में कैसे सोचना चाहिए और उसके लेवल्स होते हैं हाउ टू अचीव दैट, हुँ। एंड देन वंस वी ट्रेन देम they do come out of the medicines, and there's a total different mindset. हुँ। आपने बोला कि आपके बच्चे को अगर मैं ईज़ी एक्सेस, यू सेड कि अगर मैं अपने बेटे को ईज़ी एक्सेस देता हूँ किसी चीज़ का या डिजिटली कुछ प्लेटफ़ॉर्म देता हूँ, तो ही विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स विज़ लर्निंग अ डिफरेंट एक्टिविटी, जो कि उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगी। पुराने टाइम के लोग या अभी भी कुछ लोग इंटेलेक्चुअली अगर देखा जाए तो सुडोकू खेलते थे या फिर पज़ल सॉल्व करते थे। आज का ज़माना पूरा डिजिटल एंड टेक सेवी हो गया है। एआई कमिंग इनटू पिक्चर्स एंड गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एट ईज़ ऑफ हैंड। सो उस केस में ब्रेन कैसे डेवलप होता है और क्या इफ़ेक्ट्स हैं उसके? पॉज़िटिव है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है, हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट अ ब्रेन डेवलपमेंट? Hmm. So उस दिन ही मैंने देखा कि मेरी डॉटर की एक फ्रेंड, एक आंसर उसे नहीं आ रहा था जी, मैथ्स में, जी। चैट जीपीटी में डाल दिया हुँ, और उसका स्टेप्स के साथ एक अच्छा आंसर मिल गया उसको। हुँ। ये अगर हम हमारे ज़माने में करते थे तो हम राइट, तो सोचते थे यार ये कैसे वैसे, फिर गलत आता था, फिर टीचर राइट, रॉन्ग देती थी, फिर हम करेक्ट करते थे। राइट। तो हमारे ज़माने का जो ये पाथवे था, हुँ, व्हिच वाज़ काइंड ऑफ स्लो, बट एट लीस्ट आई लर्न्ड हाउ टू हैंडल दैट प्रॉब्लम। हाँ। Now that problem I am not handling it. हुँ, The problem is handled by ChatGPT हुँ, और AI. हुँ, एंड सो ये जो हैंडलिंग ऑफ प्रॉब्लम्स का जो सीखना है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, हुँ, कि द मोर आई चैलेंज माई ब्रेन, द मोर आई टेक द डिफिकल्ट पाथ हुँ, देन द इजी पाथ, हुँ, the more the brain will become adjusting, adapting and stronger. हुँ। मैं जितना ईज़ी वाले रास्ते उठाते जाऊँगा, जी। उतना मुझे आगे प्रॉब्लम्स होंगे, हुँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसेस आने वाले हैं, हुँ, और तभी मुझे मेरा ब्रेन इक्विप नहीं होगा उसको कैसे हैंडल करना है। हुँ, तो समझो जिसने पूरा होमवर्क चैट जीपीटी से किया है, हुँ, और समझो एक लड़के ने पूरा होमवर्क खुद से किया है पर उसको कम मार्क्स मिले। हुँ, समझो ये खुद से करने वाले को 20 में से 10 मिले हुँ, और चैट जीपीटी से उसको 19 में से 20 मिले। हुँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में इसको फ़ायदा हुआ, हुँ, जो हम करेंगे मोस्टली। राइट। मदर्स विल आल्सो लाइक द मार्क्स एंड हाँ, दे विल ट्राई, ग्रेड्स एंड ऑल। छोड़ो वो तुम चैट जीपीटी से, राइट, तो बेसिकली द ग्रेड्स विल इंक्रीज़। राइट। बट इन लाइफ विल दिस पर्सन विल बी मोर सक्सेसफुल? अभी समझो अगर उसको कोई स्ट्रेसफुल चीज़ हो गई, उसको कुछ चीज़ मिली नहीं, हुँ, he won't be able to, and these are the patients who are going to go more into anxiety, depression, हुँ, because the brain is not equipped to handle stresses हुँ, efficiently. हुँ, So मुझे तो पता है कि साइकियाट्रिस्ट और ये लोग का दुकान हमेशा भरा रहेगा, हुँ, बिकॉज़ एंग्जायटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी, हुँ, ये सब बीमारी बढ़ते जाने, आई थिंक इट इज़ इंक्रीजिंग। हुँ।
सो जो बच्चा एवरेज होता है अपनी क्लास में, वो सारी चीज़ें कर लेता है। वो स्पोर्ट्स भी खेलता है, वो एजुकेशन में भी ध्यान रखता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करता है। विज़-अ-विज़ एक बच्चा जो कि बोथ आर इन एट द डेवलपिंग स्टेज। दूसरा बच्चा जो है बुकवर्म है, बुक्स के बाहर कहीं नहीं जाता, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करता। लाइफ़ में ये दोनों सिनेरियोज़ देखते हुए किसकी ज़्यादा सक्सेस रेट हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आई वोंट से कि दीज़ आर द इन्फ्लुएंसर्स, बट सक्सेस रेट किसकी ज़्यादा हो सकती है दोनों केसेस में? तो एक क्लास में अगर कोई बुकवर्म है और कोई एवरेज है, तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोई सक्सेसफुल होगा, कौन कौन होगा? तो इसका जवाब मैंने बताया कि राइट, इट इज़ नॉट अबाउट IQ, राइट। it is about EQ, हुँ, emotional quotient, and it is about the person who can delay instant gratification. राइट, They will be. तो the book कीड़े वाले usually delay gratification of mobile phones and everything, and that's why they go towards more of the books knowledge, which is more of long term. राइट, पर इनका ब्रेन भी एक उनका सर्किट वैसा ही बना होता है कि they like doing those things, and that's why they, but ये टेक्नोलॉजी में करंट एज में हुँ, अगर तुम सोचोगे व्हाट आर द हैबिट्स हुँ, और व्हाट आर द parameters which should be in a student हुँ, to see that they will be successful, हुँ, uh, is not about कितना नॉलेज जी, नॉलेज तो आज तुमको कहीं से भी मिल जाता है. जी, इट्स अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट हुँ, to the changing scenarios, how you are going to adapt हुँ, to the changing scenarios quickly. हुँ, जो ये कर पाता है जल्दी, हुँ, वो सक्सेसफुल रहेगा, खुश रहेगा. हुँ, And that exactly is neuroplasticity, हुँ, which is your brain's ability to adapt to हुँ, the changes. हुँ, ये जो रीवायरिंग है वो कितना पॉजिटिव साइड पे जा रहा है या हुँ, नेगेटिव, और हुँ, वो ये बच्चों को हमें सिखाना है. हुँ, एंड दिस we know हुँ, will go in what direction. हुँ, In fact, all these AI companies, all these big tech companies, जी, जो इंस्टा यूट्यूब, उन्हें एग्जैक्टली पता है हुँ, कि ब्रेन शॉर्ट टर्म के लिए क्या पहला डिसीजन लेगा. राइट, इट विल ऑलवेज गो फॉर द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. राइट, इसके लिए तो वो रील्स का ज़माना है, हुँ, जहाँ पे अभी लॉन्ग वीडियोस देखना थोड़ा मुश्किल हो गया है. हुँ, सो एंड दे आर यूजिंग अस हुँ, for increasing their content and हुँ, increasing their platforms हुँ, views, हुँ, which unfortunately I can see is not good for your brain. हुँ, uh, so giving your brain a challenge हुँ, is going away, हुँ, and giving all the comfort easily हुँ, is coming in, हुँ, which in short term is good, but हुँ, long term के लिए ये अच्छा नहीं है. हुँ, सिंपल अभी पहले हम सब्जी लेने के लिए जाते थे, जी, आजकल तो सब कुछ ब्लिंकिट होता है, राइट, तो वो थोड़ा बहुत जो चलना होता था वो भी नहीं नहीं होता है. होता है, तो एवरीथिंग इज एट फिंगर टिप्स, हुँ, विच इन अ वे इज गुड एट टाइम्स. हुँ, पर अभी आदत बन गई कि मैं क्यों चल के जाऊं, हुँ, मेरे को सब इधर आके मिल रहा है. हुँ, तो ये एक किसी को सोचना चाहिए कि आगे जाके सबके ब्रेन्स कैसे होने वाले हैं. इन 20 years आई कैन सी द ब्रेन्स विल बी all on short term working, हुँ। and it will be not, they won't be able to handle stressors better. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितना हम लोग आगे जा रहे हैं डिजिटली या जितना हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं, उतना ही हम हेल्थ के मामले में थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारी चीज़ें हमारी हेल्थ अफ़ेक्ट हो रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं पे ब्रेन डेवलपमेंट, कहीं पे एक ही चीज इसमें कि द हुँ, एबिलिटी टू एडजस्ट टू द चेंजिंग सिनेरियोज, राइट, ये जो हमारा ब्रेन का एक अद्भुत सुपर पावर है, जी, वो हम डल होते जा रहा है. हुँ, ये हम देख सकते हैं. जी, और ये अभी अभी हम इस बदलाव से जा रहे हैं. जी, तो ये 15 साल 20 साल के बाद won't be good, हुँ, means then we will be easily controlled राइट, by these tech companies. हुँ। So somehow we have to see the change. ऑल्सो डॉक्टर, आपके क्लिनिक में जो आप रेगुलर ओपीडीज़ करते हैं, उसमें किस तरह के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादातर केसेज़ आप देख देख पाते हैं? मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, स्ट्रोक, कॉमन इश्यूज़ है, डिमेंशिया आजकल बहुत कॉमन इश्यू हो गया है। आप पहले हम लोग बड़े बुज़ुर्गों में बात करते थे कि भई ये ऐज हो गई, अब भूलने लग गए हैं चीज़ें। बट अभी यंगस्टर्स में भी नोटिस कर रहे हैं कि भई
मुझे याद नहीं रहा, या कोई कॉमन चीज़ थी, आपको हमेशा नोट्स बनाने पड़ते हैं, कहीं पे नोट डाउन करना पड़ता है, यू कांट रिकॉल, और आप बोलते हो कि मैं तो भूल गया, दिमाग से स्लिप हो गया। तो क्या ये डायमेंशिया के सिम्टम्स हैं, या हाउ डू यू सी इट? तो ना हम जब पहले स्टार्टिंग में ओपीडी करते थे तो 20 पेशेंट्स में से हम ये 3 या 2 पेशेंट्स देखते थे डिमेंशियाज के। जी। पर अभी वी आर सीइंग द चेंज, लाइक 12 या 15 पेशेंट्स रह सकते हैं। जी। एंड यस, मतलब पहले सिर्फ एल्डरली होते थे, अभी ये 60 इयर्स 50 इयर्स में भी पेशेंट्स आते हैं। हम्म। तो द वी कैन सी द ग्राफ, ये हम्म। डिमेंशिया के पेशेंट्स के बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन इज कि एज स्पैन, हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। हम्म। तो पहले शायद लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-64 थी हम्म। और अभी 80 है। हम्म। तो जितना तुम ज़्यादा जियोगे उतना तुम्हारा ब्रेन श्रिंक होगा, इसलिए हम्म। डिमेंशिया के चांसेस बढ़ेगा। हम्म। पर वन ऑफ द अदर रीजन इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। हम्म। पहले शायद वो डिटेक्ट नहीं होता था, आजकल हम डिटेक्ट कर पाते हैं। हम्म। द अवेयरनेस इज देयर। हम्म। थर्ड is technology again, where things are now so simplified. हम्म। That's why the brain is not getting challenged, हम्म। and that's why it has no use. तो एक हम्म। कहावत है, यूज इट और लूज इट। जैसे राइट। मसल्स को होता है, राइट। तुम चलो मत तो तुम्हारे मसल्स वीक होंगे, राइट। वैसे ही ब्रेन का है, तुम वापरो मत तो वीक होगा। हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो डिमेंशियाज आर इंक्रीजिंग, एंड यंग पेशेंट्स में क्यों होता है वो, हम्म। तो एल्डरली तो हम समझ सकते हैं, पर यंग पेशेंट्स में क्यों? राइट। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए कि ब्रेन में भी जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है हाँ। और रैम होता है राइट। शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। वैसे ही अपने ब्रेन में एक हार्ड डिस्क होता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, पुराने मेमोरीज के लिए होता है, हम्म। और एक वर्किंग मेमोरी के लिए रैम होता है जो हम टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्पस कहते हैं। जी। एक टाइम पे उसमें 6 या 7 चीज़ें रह सकती है, हम्म। और फिर हम ध्यान दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। पर अगर आपका ब्रेन में ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें चल रही है, जैसे ओवरलोडेड है। हाँ, जैसे यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर हम्म। इन स्ट्रेस, हम्म। व्हेन यू आर इन स्ट्रेस ऑटोमेटिकली द ब्रेन बिकम्स वेरी रिसेप्टिव हम्म। टू ऑल इनर स्टिमुलाई एंड आउटर स्टिमुलाई, बिकॉज से तुम कमरे में आग है और तुम वहाँ पे हो, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट फॉर ऑल द स्टिमुलाई, एंड दैट increased overthinking, increased thoughts makes the hippocampus overloaded. फिर ऐसे वक्त पे मैं अगर तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि यार मेरा प्रोजेक्ट पढ़ लेना, जी। तो वो ऑलरेडी इतना कचरा भरा है, उसमें से जो मैंने बताया वो ऊपर से जाएगा। राइट। तो यू हर्ड इट, but there was no place for it to retain it, and that's why it You goes can't away. recall So it, that's why that connection is not consolidated, मतलब वो जम नहीं जाता है। जी। इसके लिए फिर आप भूल जाते हो, अरे हाँ यार मैं भूल गया। ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नींद, जो हमने बात नहीं की correct. कि नींद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन हेल्थ। Right. हमने माइंडफुलनेस का, हम दूसरा चीज़ होता है एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी होता है, तीसरा चीज़ होता है नींद। आजकल ये कॉन्सेप्ट है मी टाइम। मी Correct. टाइम इज़ यार दिन भर Relax मैं होने का एक सबके लिए कर time. रहा हूँ, आज अभी मुझे चाहिए। Correct. एंड दैट मी टाइम अनफॉर्चुनेटली रात को सोते वक्त होता है, Right. where you have Netflix, you have everything, Digital screens, and yeah. definitely in short term you feel better watching some movies, Right. and the content is really good. Hmm. It is difficult to stay away from it, and they know you will binge Way watch, to, हाँ. and इसके लिए वो content भी वैसे ही बनाते हैं। Right. So तो क्या होता है, your mind needs darkness to sleep. वो जो नेचुरल रिदम होता है दिन रात, वैसे ही इनर क्लॉक का रिदम होता है स्लीप और अवेक। Right. सो जैसे बाहर रात होती है वैसे मेलाटोनिन बढ़ता है ब्रेन में, जिसकी वजह से हमको नींद आती है। पर अभी रात दिन कुछ ब्रेन को पता नहीं चलता है, बिकॉज एवरीथिंग इज लाइटेड। ऊपर से जो स्क्रीन लाइट आता है इन द नाइट बैकग्राउंड, Blue light. इज वेरी कॉमन। तुमको देखो, अगर तुमको नींद हटाना है, तुम कोई मूवी देखो, जैसे हमको कोई कहीं बाहर जाना था तो हम मूवी देखते थे रात को, 3 बजे की फ्लाइट है ऐसे कुछ। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट मी टाइम कॉजेज यू टू वॉच द स्क्रीन, और जो नींद आने वाली है वो नहीं आती है, और तुम्हारी जो स्लीप की क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाती है। ये सब स्लीप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि REM स्लीप, NREM, ये 2 भाग होते हैं स्लीप के, जिसमें REM स्लीप जो लेटर हाफ ऑफ द डीप स्लीप होता है बेसिकली, उसमें अपनी मेमोरी कंसोलिडेट होती है। और
उसमें बेसिकली डिसाइड होता है कौन से मेमोरीज कनेक्शंस डिलीट होंगे, कौन से कनेक्शंस स्ट्रांग होंगे। और ये अगर तुम्हारी नींद बराबर नहीं है तो फिर eventually the connections won't be strong, and there will be too many of weak Clutter. connections or clutter which later kind of gets destroyed, and then there are तो से वो NFTs करके फॉर्म होते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, और क्योंकि वो डिस्ट्रॉय एक गलत वे से होते हैं, और दैट कॉजेज डिमेंशिया अर्ली। So we can also say कि नींद नहीं आने से इरिटेबिलिटी तो बढ़ती ही है, ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन नहीं बैठता, डिमेंशिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हम्म, तुम रात को सो नहीं बराबर तो जी। नेक्स्ट डे तुम इरिटेबल होंगे, जी। नेक्स्ट डे तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम होगा, जी। ये सब शॉर्ट टर्म में तुमको दिख जाएंगे। जी। तो ना ये वार्निंग्स होते हैं जिसे हमें समझना होता है कि यार ये हो रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉफ़ी लेते हैं, तो वी टेक कैफीन एंड वी मेक आवरसेल्फ मोर अलर्ट एंड एक्टिव, मोर रिसेप्टिव। You should understand caffeine is not the solution here. Right. The solution is you should have good sleep. And क्योंकि वो फिर चल जाता है, काम चल जाता है कॉफ़ी से, फिर then we keep doing the same mistake, and then long term में you will start getting neurodegenerative conditions, mainly something like Alzheimer's dementia. So sleep is very important. दूसरा important चीज़ होता है कि it is the uninterrupted long sleep. क्योंकि जो मैंने बताया REM स्लीप वो लेटर हाफ ऑफ द स्लीप में आता है, मतलब 4 बजे के बाद। तो कभी कभी ये स्कूल के चक्कर में हम बच्चों को लेट नाइट सुलाते हैं और जल्दी उठाते हैं और बाद में दोपहर को सोने को बोलते हैं। दैट अनफॉर्चुनेटली डजंट वर्क, बिकॉज दैट अनइंटरप्टेड स्लीप जो REM तुम्हारा बनने वाला था उसमें हमने उसको उठाया और फिर बाद में हमने बोला कि 2 घंटा सो जाओ। तो वो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के हिसाब से गुड कंसोलिडेशन, गुड फोकस के लिए वो स्लीप इम्पोर्टेंट थी जो तुमको मिल नहीं रही है जल्दी उठाने की वजह से। सो हम जब डिमेंशिया की बात करते हैं तो अर्ली क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जब हमें तभी इंटरवेंशन करना चाहिए, तभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए एंड वी शुड सीक हेल्प फ्रॉम द स्पेशलिस्ट? आजकल तो सब पूछते हैं यार मैं भूल रहा हूँ, तो कब समझना है कि ये नॉर्मल भूलना है या कब समझना है कि ये कुछ बीमारी है जैसे अल्जाइमर्स है। तो एक चीज़ है, एक रूल है हमारे न्यूरोलॉजी में कि जब डिमेंशिया का पेशेंट होता है वो कभी आता नहीं है और बोलता है कि मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि डिमेंशिया में अवेयरनेस कंपोनेंट कम हो जाती है एंड इट इज़ ऑलवेज द बाय स्टैंडर्स, मतलब उसके रिलेटिव्स, अटेंडेंट्स जो यार ये इतना भूल रहा है, और दे कम विद द कंप्लेंट्स। पर जब तुम पेशेंट को पूछो कि तुमको क्या प्रॉब्लम है तो दे विल से कि मुझे तो कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है कि ये लोग ने क्यों लाया है। सो दैट अवेयरनेस कंपोनेंट गोज अवे। पर ये भी थोड़ा मीडियम स्टेज में है, इट इज़ नॉट द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में ना, जैसे मैंने बताया कि एक टाइम पे देयर आर दिस 5-6 थिंग्स विच द temporal lobe of the hippocampus can take care or multitask. When there are more things going on, it will go away. So if you are stressed, if you are depressed, if you are anxious, तो automatically तुम्हारा memory पे problem होगा. You will start forgetting things. But that's part of our life on daily basis. We all go through stress and different kind of emotions and depression and whatnot. हाँ, so that's what we have to train कि यार तुम ये रास्ते पे मत जाओ. Basically, when there are too many things happening, how to you cannot whatever we are speaking will just go away. You won't be able to retain it. तो ना ये समझना होता है कि whenever you are stressed, you will go into that negative, everything will seem negative, and you will keep thinking कि एक चीज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, एक चीज़ नेगेटिव भी हो सकता है, पर आप सोचेंगे कि ये नेगेटिव ही होने वाला है क्योंकि वो स्ट्रेस वैसा है। एंड देन ये जब डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब चीज़ें होती है उसके वजह से, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल डिमेंशियाज इन यंग और रिवर्सिबल फॉरगेटफुलनेस और मेमोरी लॉस। तो एंड द रीज़न इज सिंपल, देयर आर टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम होता है, इसलिए चीज़ें तुम याद नहीं रख पाते हो। ऊपर से उसमें नींद भी पूरी नहीं होती है जिसकी वजह से, बिकॉज यू कैन नॉट स्लीप बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग, और उसके वजह से भी तुम्हारे मेमोरी इश्यूज होती है। तो ये समझना कि ये यंग ऑनसेट डिमेंशिया डिमेंशिया नहीं है, बट इट इज़ मोर ऑफ अ रिवर्सिबल मेमोरी इशू विच मे बी प्राइमरीली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन।
ये हमारा काम होता है जब हम बताते हैं कि ये है, और फिर हम when we tackle the primary emotion which is either anxiety, fear or stress, automatically the memory starts improving. तो हमें इसी स्टेज पे इंटरसेप्ट करके एक स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। हम्म, और तुम्हारा क्वेश्चन था वो कि अर्ली वर्सेस व्हाट आर द अर्ली वेज टू डिटेक्ट मेमोरी इश्यूज। तो समझो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, और आप मेरी बॉस हो और आपका मैसेज आया कि ये बनाओ। अभी मैंने वो लिया बनाने के लिए, जी। लेकिन मुझे एक डोरबेल बजी, जी। तो मैं जाके वो किया। हुँ। फिर मुझे पेमेंट करना था ब्लिंकिट का जो भी है, तो उसके लिए मैंने फ़ोन उठाया। फिर उसमें मैंने देखा कि एक ईमेल आया है, डाइवर्ट हो। इम्पोर्टेंट, वो करना है। फिर उसमें उसने बोला ये लिंक पे ये देख, तो वैसे वो डाइवर्ट हो जाता है। फिर एक ग्रुप में कोई मैसेज आया व्हाट्सएप में, तो यू सॉ हाउ आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, जी। एंड फिर वो जो चीज़ करना था वो रह गया। जी। तो फिर जब मैं वापस वो प्रोजेक्ट वाला जो भी है मैसेज या पढ़ता हूँ हुँ। या देखता हूँ, हुँ। तो वो एक विजुअल क्यू से मुझे याद आता है, अरे यार मैंने तो ये बनाया ही नहीं जो बोला था, या समझो वो बॉस का नाम या ऐसे कुछ आ जाता है। तो दैट व्हेन अ विजुअल क्यू और एनी ऑडिटरी क्यू रिगार्डिंग दैट सेम थिंग हुँ। कम्स, देन आई विल रिमेंबर कि यार मुझे ये बनाना था। So that is normal memory issues because of overburdening of your temporal lobe. You forgot. That is normal. What is not normal, जो dementia होता है, they will forget uh, even the visual cue or auditory cue comes. मतलब तुम्हें कुछ मैडम बॉस ने बताया था ना करने को? हुँ। नहीं, कुछ नहीं बताया था। हुँ। तो ये वो अर्ली फेजेस में होता है। जो हमें डॉक्टर को देखना चाहिए। तो ये समझना होता है कि तुमने उनको हिंट दिया, फिर भी उनको याद नहीं आ रहा है। तो ये मतलब मेडिकली, पर अदरवाइज़ द मोर कॉमन सिम्पटम्स आर कि तुम किचन में जा रहे हो, हुँ। और तुम जा रहे हो कुछ तो लेने को, पर भूल पर तुम क्यों गए? पता नहीं तुम किचन में आए लेकिन क्यों आए, क्यों आई पता नहीं डोंट नो। वो। या ये सबसे कॉमन है, एंड इट्स वन ऑफ द अर्ली सिम्पटम्स ऑफ डिमेंशिया, अगर ये बार-बार हो रहा है। हुँ। पर वही चीज़ होता है कि जो डिमेंशिया में जो जा रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है मैं क्यों आया, हुँ। और उधर ही वो टॉपिक को भूल जाता है। जब उसके अटेंडेंस देखते हैं कि ऐसे बार-बार हो रहा है, मतलब द अदर कॉमन थिंग इज़ कि क्वेश्चंस जो पूछ रहे कि हम आज उधर जाने वाले हैं खाने को, तो वो बार-बार मुझे पूछेगा कि यार हम आज किधर जाने वाले थे, आज हम किधर जाने वाले थे? तो ये भी एक रिपीटेडली आस्किंग द सेम क्वेश्चंस। सो डॉक्टर इस केस में जैसे हम लोग पर्सनल हेल्थ चेक कराते हैं, एक एनुअल चेक होता है, 1 साल में हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हम लोग को रखने चाहिए पीएचसीज़ में? तो इसमें काफ़ी टेस्ट है, एमआरआईज़ है, फिर फंक्शनल इमेजिंग्स है, डिमेंशिया के लिए पेट स्कैन्स आजकल होते हैं जो स्ट्रक्च, क्योंकि ना एमआरआई में चेंजेस दिखने के लिए काफ़ी टाइम। एडवांस स्टेज में या लेट स्टेज में आ जाते हैं। ओके। हाँ, पर रिवर्सिबल चीज़ें अर्ली दिख सकती है। हुँ। तो इसके लिए वो फंक्शनल इमेजिंग्स होते हैं, फंक्शनल पेट स्कैन्स, हुँ। जो स्ट्रक्चर नहीं पर फंक्शन, वो टेम्पोरल लोब या फ्रंटल लोब जो कम हो रहा है हुँ। एक्टिविटी, वो दिखाता है, और उससे हमें पता चलता है कि ये अर्ली डिमेंशिया है कि नहीं। पर मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, हमारी जो गाइडलाइंस है टू डायग्नोज अ पर्सन में, इट इज़ नॉट दीस टेस्ट, इट इज़ द क्वेश्चनेयर्स, ओके। जो हम उनको पूछ के उनका जो जवाब रिकॉर्ड करते हैं, उस हिसाब से हमें समझ में आता है हुँ। कि ये क्या है। तो उसके लिए काफ़ी सारे अलग-अलग क्वेश्चनर्स हैं, एमएमएसी, मोका, फैब, हुँ। जिससे हमें पता चलता है ये कौन-सा प्रकार का डिमेंशिया है। ओके। So it is the meeting a consultant or a neurologist which will help to tell you whether that patient has it or not. And the relatives or the attendants are very important. इसमें पेशेंट खुद आके हिस्ट्री नहीं बता सकता है, हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट। अटेंडेंट हिस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट, करेक्ट। एक हमारे दिमाग में कंसेप्शन है, कॉर्पोरेट जॉब करते हैं या बिज़नेसमैन है, लोगों को बताएँगे कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वी वी आर सीकिंग ब्रेन हेल्थ। तो लोगों पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ का, जिसको मेंटल इश्यूज़ है या ये थेरेपी के लिए जा रहा है। तो इंडिया में वो चीज़ अभी कॉमन नहीं हुई है, विज़-अ-विज़ बाहर अगर कोई साइकोलॉजिकल हेल्प या कोई हेल्प ले रहा है जाके न्यूरोलॉजिस्ट से, तो वहाँ पे उसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे लोग उसको छुपा के रखना चाहते हैं, ये अभी भी एक टैबू है लोगों के लिए। वो चाहेंगे कि मैं चोरी-छुपे जाऊँ या फिर मैं ना जाऊँ या मैं डिले करूँ इस चीज़ को। हाउ डू वी कन्विंस पीपल या हाउ वी मेक देम अवेयर?
एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मीन्स ना डायबिटीज़ में शुगर कम बढ़ जाता है, वो एक बीमारी पकड़ा जाता है। हाँ। पर जब डिप्रेशन में या एंग्जायटी में वही सेरोटोनिन या कुछ केमिकल्स कम हो रहे हैं, वो बीमारी जैसे पकड़ा नहीं जाता है। पर ये भी एक बीमारी है हुँ, और ये इनफैक्ट तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और मीन्स अनफॉर्चुनेटली कुछ डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि तुमको कुछ नहीं है। मतलब उसको है हेडेक हुँ, या पेट दर्द जैसे मैंने पहले बताया जी। और उसको बोलते हैं कि यार तुमको कुछ नहीं है, तुम ठीक हो। हुँ, तो कुछ नहीं है, वो ठीक है, वो है फिज़िकली, बट देयर इज़ अ मेंटल प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑफ व्हिच शी इज़ सफरिंग, व्हाई शी इज़ गेटिंग स्टमक एक। हुँ, तो पहले तो इसको एड्रेस करो कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, हम हुँ, समझ सकते हैं कि आपको ये क्यों हो रहा है। एक्सेप्ट करो कि ये प्रॉब्लम है और फिर हम उसको ठीक कर सकते हैं। जब हमारी सोसाइटी या डॉक्टर्स भी ऐसे बोलते हैं कि यार तुम्हें कुछ नहीं है, सब ठीक है, तुम जाओ, तो वो अंदर से अंदर वो तो सफ़र कर रहा है, हुँ, वो ये प्रॉब्लम होता है। हुँ, मेरे हिसाब से यूएस, यूके यहाँ पे ये काफ़ी अवेयरनेस है हुँ, और स्टिग्मा नहीं है। इनफैक्ट हम जब डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट ये फ़ील्ड सबसे टॉप में जाता है, हाँ, टॉप रैंकर्स, करेक्ट, और हमारे यहाँ पे वो सबसे लास्ट में जाता है। राइट, तो दिस इज़ बिकॉज़ द स्टिग्मा इज़ नॉट देयर, तो स्टिग्मा इज़ देयर। हुँ, आई थिंक ये तुम्हारे जैसे वीडियोज़ अगर तुम बनाते रहे, स्लोली, स्टेडीली, दीज़ कंडीशंस आर इंक्रीज़िंग हुँ, एंड अवेयरनेस जितना बढ़ाओ, उतना अच्छा है कि ये है बीमारी और इसे हम ठीक कर सकते हैं। इसे झेलोगे सिर्फ़ तो इट विल कीप गोइंग ऑन द नेगेटिव वे। ऐसे वक़्त पे अकेले रहने से अच्छा जब कोई साथ देने वाला तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रॉब्लम समझ सकता है, वो काफ़ी हद तक तुमको हेल्प करता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर साइकोलॉजिकल इश्यूज़, इट इज़ हुँ, ऑल्सो फॉर कंडीशंस लाइक डिमेंशियाज़ एंड पार्किंसंस। हमने देखा है कि जब इनका केयरटेकर समझने वाला हो और अच्छा हो, इनके जो स्कोर्स है, वो काफ़ी बेटर हो जाते हैं और जब केयरटेकर ही कामचोर हो, तो इनके स्कोर्स हम देखते रहते हैं कि नीचे-नीचे जाते हैं। वी हैव सीन व्हेन अ पेशेंट वर्सन्स व्हेन द केयरटेकर चेंजेस or improves when the caretaker changes. So, and that is basically by awareness. हुँ। How to handle such patients? One should be taught and trained. सो आपने अपने कन्वर्सेशन में बोला कि हेडेक है या सर में दर्द होता है, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, आई मीन आई वुड से टेंशन हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया। सो हाउ डू यू डिफाइन माइग्रेन विज़ नॉर्मल हेडेक, और ऑनसेट क्या होता है, सिम्पटम्स क्या होता है माइग्रेन के? So, migraine is a very interesting thing, and I think everybody has some migraine. हुँ, Everybody. समझो तुमको कॉफ़ी की आदत है और तुमने जी, कॉफ़ी नहीं पी तो जो हेडेक होता है वो एक प्रकार का माइग्रेन होता है। ओके। अम, उसके फिक्स्ड पैटर्न्स होते हैं। हुँ, मैं यूजुअली इट इज़ वन साइडेड, हुँ, यूजुअली इट इज़ पल्सटाइल थ्रॉबिंग, हुँ, usually the most important thing is hypersensitivity, हुँ, means they are very sensitive to हुँ, light, sound, touch, movement. हुँ, So ये समझना होता है कि माइग्रेन जो बीमारी या कंडीशन है, वो एक स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो सबको नॉर्मली भी होता है और कभी-कभी बहुत ज़्यादा होता है कि ऑलमोस्ट सुइसाइडल हो सकता है। एंड देम बीइंग सेंसिटिव इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकबोन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें इनका मेन चीज़ होता है कि कोई समझ नहीं सकता है उनको कि वो जो टीवी का आवाज़ है, तुम्हें चल रहा है, पर जो इसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो नहीं वही सुना, आवाज़ उनको काफ़ी तेज़ तकलीफ़ लग देता है, रहा है। काफ़ी तकलीफ़ देता है और फिर वो सिर दर्द चालू होता है। तो ये लोग समझ नहीं पाते और फिर वो लोग बोलते हैं कि यार ये ऐसी है, वैसी है, बट एक्चुअली दे आर सफरिंग। सो हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड, मूवमेंट, usually one-sided headaches, which is pulsatile, हुँ, and it is not only headache. Then there can be chakkar with it. Then there can be tiredness with it. वॉमिटिंग Then और there can be vomiting. Then there can be increased sleeping. There can be decreased sleeping. ये सब एक पूरा सिंड्रोम है जो वो लेके आता है। हुँ, इसको जितना जल्दी तुम समझ सको और उसको दवाई दो, लाइफ काफ़ी चेंज हो जाती है। ये समझना ज़रूरी है कि जब अटैक आता है, तो तुम्हारी एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, तुम काम नहीं कर सकते हो, तुम सोच नहीं सकते हो। तो और ना माइग्रेन में एक चीज़ मैं बताऊँगा कि ना हमारी आदत होती है कि दवाई से दूर रहें। हुँ, बराबर ही है जी, कि हम हेडेक को टॉलरेट करेंगे और हम दवाई नहीं लेंगे। पर अनफॉर्च्युनेटली माइग्रेन के मामले में ये लॉजिक वर्क नहीं करता है।
तुम माइग्रेन से दूर रहो, दवाई लेके उसको बंद करो जल्दी, क्योंकि जितना तुम उसको सहन करोगे उतना ये वापस वापस तुमको तंग करेगा। तो जैसे मेरा दोस्त है, वो उसको हमेशा लेट खाना खाएगा तो आ जाता है अटैक, और फिर उसको मालूम है कि वो काम नहीं कर सकता, और हमारे फील्ड में ऐसे हो नहीं सकता है कि जाना ही पड़ता है पेशेंट के। So he knew within an hour if he takes that medicine, he will do his emergency duty. आराम But आता है। otherwise, he cannot function. And if he keeps tolerating it, then it will keep coming again and again, and then he will have to be on some medicine for the long term. सो इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है या फिर ये एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है? एपिसोड आया, मेडिसिन ली एंड देन अगेन यू नीड टू डिपेंड ऑन द मेडिकेशन। So there are these levels of treating it. जी, एक होता है ये शॉर्ट टर्म, जो एक जी, पेन किलर लो और उसको बंद कर दो। जी। पर अगर ये बार बार हो रहा है, जैसे हफ्ते में 1-2 बार के ऊपर हो रहा है, तो फिर हम उसका थोड़ा प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट चालू करते हैं, जिसमें एक दवाई का कोर्स होता है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जिसमें हम देते हैं, उससे वो बार बार की दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। यूजुअली वो कोर्स बराबर से ली तो उसके बाद हेडेक्स वापस आएंगे, लेकिन द सीवियरिटी विल बी मच लेसर, फ्रीक्वेंसी विल बी मच लेसर। पर ना यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर्ड द माइग्रेन। As I said, no, these patients are more sensitive. तो they are sensitive to changes. अगर उसके समझो तुम दिल्ली के हो और तुम अभी बॉम्बे में आए हो काम के लिए, और तुमको बॉम्बे सूट नहीं हो रहा है, और तुमको माइग्रेन है, तो तुमको यहाँ पे रोज माइग्रेन आएगा। तो मैं दवाई दूंगा, 3 महीना 6 महीना ठीक होएगा, पर तुम देखो कि जब तुम दिल्ली जाती हो तुम्हारे सबसे दर्द चला जाता है। तो यहाँ पे यू हैव नॉट एडजस्टेड टू दैट चेंज, दैट इज द ट्रिगर। एंड तो मुझे पता है, अगर मुझे आपको जड़ से ठीक करना है, मुझे आपको दिल्ली भेजना है, तो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज हाउ टू मेक यू एडजस्ट टू दिस सेटिंग। पर ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी तो हो सकता है। इट ये इज। ट्रिक। सो इसके लिए माइग्रेन का जो तुमने पूछा कि ये जी, क्योर हो सकता है जी, कि नहीं, जी। उसका जवाब उधर ही है कि फिर हम तो दवाई दे के निकल जाते हैं, पर एक्चुअली अगर मुझे आपको जड़ से ठीक करना है, तो मुझे आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पास भेजना होता है, जहाँ पे वो आपको ट्रेन करे कि बम्बई भी ठीक है यार, ओके, ऐसा है। तो दैट ट्रेनिंग, वंस यू काइंड ऑफ लर्न टू एडजस्ट टू द न्यू सराउंडिंग्स, यू विल गेट बेटर। okay. And you also see stroke cases in a normal OPD. So what kind of signs and symptoms या क्यों होता है stroke usually patients को? क्या reasons होते तो हैं? स्ट्रोक तो सिंपल है, जो खून कम जाता है, जैसे हार्ट अटैक होता है वैसे ये ब्रेन अटैक जी, होता है। जी, दिमाग को एक भाग को खून कम गया, जिसके वजह से समझो स्पीच सेंटर को खून कम गया तो बोलना बंद होता है। यूजुअली उसके बाजू में ही तुम्हारा हाथ और पैर का सेंटर होता है, इसके लिए जी, फिर वो साइड वीक हो जाता है। जी। तो यहाँ पे वो न्यूरोप्लास्टिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हुँ, कि पहले ये जो फीलिंग था कॉन्सेप्ट कि इसको लकवा हुआ है, ये ठीक हुँ, नहीं होगा, हुँ, एक तरफ से बराबर है, क्योंकि ब्रेन एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो रीजनरेट नहीं होता है। जैसे चमड़ी बन जाएगी, लिवर बन जाएगा, लेकिन ब्रेन रीग्रो नहीं होता है। जी, पर स्ट्रोक के पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि समझो एक भाग है, वो खून कम गया इसके लिए डैमेज हो गया, तो वो भाग नया नहीं बनेगा, लेकिन उसके आजू-बाजू के सेल्स हुँ, विल लर्न द फंक्शन ऑफ हुँ, दैट डैमेज्ड पार्ट, हुँ। एंड दैट्स व्हाई द पेशेंट विल स्टार्ट टॉकिंग। सो दिस इज तो न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसलिए स्पीच थेरेपी और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रिहैबिलिटेशन होता है इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग फॉर या द स्ट्रोक इट इज पेशेंट। ट्रेनिंग द सराउंडिंग सेल्स, जिसका पहले काम कुछ और था, हुँ, अभी हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो इसके लिए तुम जितना ज़्यादा चलने का कोशिश करोगे, जितना तुम फिजियो करोगे, हुँ, एक्सरसाइज करोगे, हुँ, उतना वो ब्रेन को स्टिमुलेट होता है कि मेरा हाथ चल नहीं रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो चल नहीं रहा है, तो वो रीवायरिंग होती रहती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जैसे एक एडजस्टमेंट एडेप्टेबिलिटी का फंक्शन है, वैसे ही एक रिहैबिलिटेशन या हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ ठीक करने के लिए भी है, बीमारी से ठीक करना। और इसमें एक चीज़ है कि समझो अगर तुम राइट हैंडेड हो और तुम्हारा राइट साइड पैरालाइज हुआ है, तो अभी तुम अगर सीख रहे हो कि लेफ्ट साइड से काम करना, तो लेफ्टी तो बन जाओगे और तुम लेफ्टी से अच्छा लिख पाओगे। पर हम बोलते हैं कि तुम जो नॉर्मल हाथ है, जी, उसको एक्चुअली बांध के रखो। ओके। और जो तो डोमिनेंट हैंड है आपका। डोमिनेंट नहीं, जो अभी अच्छा वर्किंग हैंड है, अच्छा, तुम राइटी हो, तो हाँ जी, तुम्हारा एक्चुअली राइट डोमिनेंस है, हाँ जी, तो वो पैरालाइज हो गया। तो अभी तुम सीखोगे लेफ्ट से काम करना, तो ना राइट कभी ठीक ही नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि तुमने अभी सब लेफ्ट से काम करना सीख लिया। हुँ, तो ऐसे वक्त पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीआईपी, कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड फिजियो, हुँ, जहाँ पे हम उनका अच्छा हाथ लेफ्ट साइड को बांध के रखते हैं एक्चुअली। तो उनको तो टॉर्चर होता है। तो ये वापस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आ गया, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में टॉर्चर दे रहे हैं कि यार तुम काम कर सकते हो फिर भी तुम मुझसे काम नहीं करवा रहे हो।
पर फिर जो एफर्ट डालता है वो राइट साइड को काम कराने के लिए, जो अभी कुछ काम नहीं कर रहा है फिर भी, वो ही तुम्हारा रीवायरिंग बनाता रहता है और उससे ही तुम्हारा राइट साइड इम्प्रूव हो जाता है। जो अगर तुम वो टॉर्चर नहीं सहन करोगे स्टार्टिंग में, लेफ्ट को बांध के नहीं रखोगे, तो राइट साइड भी इम्प्रूव होगा ही नहीं। तो दिस इज हाउ दैट रीवायरिंग हेल्प्स इन स्ट्रोक, वेर द सेम कॉन्सेप्ट, जितना तुम चैलेंज करो, जितना तुम लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो, उतना तुम्हारा फायदा ज़्यादा होगा। सो अर्ली ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक पेशेंट मतलब कोई सिम्टम्स जैसे हमें लगता है कि इसको स्ट्रोक आया होगा, तो क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए? तो ना अगर समझो तुमने मुझे फ़ोन किया जी, और बोला कि यार इसको बोलने को नहीं हो रहा है, जी। तो उसका एक निमोनिक है पास्ट। हुँ, तो मैं पहले बताऊंगा कि हुँ, अच्छा बोलने को नहीं हो रहा है तो उसकी ज़बान भारी है, आवाज़ क्लियर नहीं है क्या? हुँ, तो तुम बोलती हो हाँ। फिर मैं नेक्स्ट पूछूंगा कि फास्ट निमोनिक है, फेशियल असिमेट्री है क्या? मतलब चेहरा तुम्हारा टेढ़ा हो रहा है क्या? तो उसको स्माइल करने को बोलो, और स्माइल करते हुए चेहरा टेढ़ा है क्या? फेशियल असिमेट्री। फिर हम बोलेंगे ए, FAST, हुँ, ए। ए इज़ फॉर आर्म ड्रूपिंग और आर्म ड्रिफ्टिंग। हुँ, तो हाथ ऐसे ऊपर करना होता है जैसे एज़ इफ यू आर बेगिंग समथिंग, और फिर एक हाथ अगर नीचे जा रहा है तो फिर देन इट इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रोक। इट इज़ अ वेरी सटल साइन। मतलब हाथ ऊपर हो ना रहे तो डेफिनिटली इट इज़ एविडेंट, हुँ, बट हाथ ऊपर हो रहे हैं तो हुँ, व्हिच इज़ द वीकर हैंड? हुँ, यू हैव टू सी दिस टेस्ट, आर्म ड्रिफ्टिंग। एस इज़ स्पीच। तो स्पीच में 2 चीज़ होती है, एक स्लरिंग होता है, हुँ, स्लरिंग मतलब मैं हुँ, बोल रहा हूँ, हुँ। और दूसरा होता है स्पीच का कंटेंट। बोल पा रहा है बराबर से पर कंटेंट कुछ भी जिब्रिश है, जिसका कुछ क्लियर नहीं है ना वर्ड्स। मीनिंग नहीं है वो शब्द बोल रहे हैं। अ, तो एक होता है क्लैरिटी, एक होता है क्लैरिटी मतलब ज़बान भारी है, और दूसरा होता है मीनिंग है पर कंटेंट कुछ भी है। सो इर्रेलेवेंट स्पीच समथिंग ऑफ दैट। तो वो है तो फिर देन इट इज़ टी, FAST। टी इज़ देन इट इज़ टाइम टू एक्ट। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स को हम विद ट्रीटमेंट क्या वो वापस नॉर्मल लाइफ में आ सकता है? वापस पहले जैसे नॉर्मलाइज़ हो जाती है उसकी लाइफ? तो या इट डिपेंड्स ऑन द मेनी थिंग्स। जी। एक होता है कि कितना बड़ा स्ट्रोक है और पेशेंट की एज क्या है। यूजुअली जितना छोटा स्ट्रोक उतना फुल रिकवरी, जितना बड़ा स्ट्रोक उतना कम रिकवरी। हुँ, पर एक पॉइंट ये था कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि सम आर वेरी बिग स्ट्रोक्स बट दे रिकवर वेरी वेल, एंड some are very small strokes but हुँ, they take so much time to recovery. So here is the importance of collateral circulation. हाँ, मतलब दिमाग में खून कम गया, एक नाली बंद हो गई इसके लिए। तो अगर कोई अच्छी कोलैटरल सर्कुलेशन थी पहले से, तो वो जल्दी से उसको रिकवर करेगी। या तुम्हारा ब्रेन रिज़र्व पहले से अच्छा था, हुँ, मतलब तुम्हारे कनेक्शंस काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, तो फिर वो रिकवर अच्छा करता है। हुँ, तो ये कैसे तो हम मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं ये, मतलब स्ट्रोक आना है तो आने दें लेकिन मैं उसमें जल्दी से ठीक हो जाऊँगा। तो कोलैटरल स्कोर बढ़ाना होता है और ब्रेन रिज़र्व बढ़ाना होता है। तो कोलैटरल स्कोर और ब्रेन रिज़र्व बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इट इज़ मेनली एक्सरसाइज़। हुँ, तो ये टॉपिक हमने बताया नहीं, पर सबसे तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, एक था फर्स्ट इज़ एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, डूइंग द डिफिकल्ट टास्क, थिंकिंग लॉन्ग टर्म। हुँ, सेकंड वाज़ अबाउट द स्लीप, एंड थर्ड वाज़ मूवमेंट। हुँ, जित तो एक्चुअली ब्रेन का हिस्ट्री अगर देखा जाए तो इट हैज़ ग्रोन बिकॉज़ ऑफ मूवमेंट। तुम जितना मूव करोगे या एक्सरसाइज करोगे, उतना आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। तो इट विल कीप फॉर्मिंग कोलैटरल सर्कुलेशंस, इवन इफ वन आर्टरी गेट्स ब्लॉक्ड, द अदर आर्टरीज विल टेक ओवर। हुँ। So that's how we are surprised that sometimes old patient हुँ। with a small clot, with a large clot does much better than a young patient with a small clot. And that is depending on the sedentary lifestyle, exercise, collaterals, all that. सो डॉक्टर एक पेशेंट होता है जिसको माइनर हार्ट अटैक हुआ, वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता है आई वुड से या फिर वो बहुत ना हताश हो जाता है एक तरीके से लाइफ से कि मेरी लाइफ के साथ क्या हो गया? और वो मेडिकेशंस के ऊपर और लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल हेल्प के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। विज़ एक बंदा होता है जिसको मेजर हार्ट अटैक हुआ, उसने ट्रीटमेंट कराया एंड ही इज़ बैक टू हिज़ नॉर्मल लाइफ। तो उस केस में आपने जो प्रोसीजर समझाया, क्या वो हेल्प करता है या फिर एक विल पावर, डिटर्मिनेशन या ब्रेन ट्रेन होती है इसके पीछे? तो अभी ये एक चीज़ का अगर एग्जांपल लो, तो इसका जवाब जैसे स्टार्टिंग में दिया कि हार्ट अटैक आना इज़ अ स्ट्रेसर इन योर लाइफ। लाइफ पूरा ठीक चल रहा था, अचानक एक स्ट्रेसर आ गया,
तो योर एबिलिटी टू हैंडल दैट स्ट्रेसर, जो पहला वाला एग्जाम्पल था, couldn't हैंडल दैट स्ट्रेसर, दैट वाज बिकॉज ही वाज नॉट यूज्ड टू एडजस्ट टू स्ट्रेसर्स। उसको हमेशा चीज़ें मिलती गई आसानी से, उसको हमेशा चैट जीपीटी करता था जवाबों के लिए, ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पाथ है उसको वो सिलेक्ट नहीं करता था, जो ईज़ी पाथ था वो सिलेक्ट करता था। तो ये पेशेंट्स को जब ऐसा स्ट्रेस होता है तो दे आर नॉट एबल टू हैंडल, दैट्स व्हाई दे गो ऑन द डिप्रेसिव पाथ। तो ये लोग फिर और भी स्लो हो जाते हैं और भी डल हो जाते हैं। व्हेयरएज़ द अदर पेशेंट who had a good score also, मतलब who was more physically active, that's why he recovered also completely. And second is he was able to adjust to the stressor much positive way. हम्म। That's why he's doing well. सो हम लोगों ने शुरुआत की थी कि हमारा ब्रेन का पूरे टाइम डेवलपमेंट होता रहता है, रोज हमारे दिमाग में चेंजेस होते हैं। सो डॉक्टर, आज के एपिसोड से व्हाट आर द की टेकअवेज दैट पीपल शुड टेक इट? हाँ, सो आपका दिमाग चेंज हो रहा है। आपका दिमाग अगर आपको पॉजिटिव साइड में चेंज करना है तो माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, जिसमें एक होता है कि आराम, आसाना, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, और एक होता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट, पर अभी हमें डिफ़िकल्ट हार्डशिप लेना होता है। तो ये दोनों चीज़ों में ट्राई टू टेक द डिफ़िकल्ट पाथ। और ये अगर तुम छोटी-छोटी चीज़ों में अगर ट्रेन करोगे खुद को, जैसे हमने बताया सुबह उठना है आपको, तो उठने पे क्या तुम डिसाइड करोगे आराम से सोना, कि क्या तुम डिसाइड करोगे उठना? ये एक छोटा चॉइस जो आप सुबह स्टार्ट करते हो, उससे आपका काफ़ी दिन और काफ़ी लाइफ़ में चेंजेस आएँगे, और ये सर्किट को तुमको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड इट इज़ दीज़ 4 थिंग्स व्हिच विल हेल्प योर ब्रेन हेल्प। One is good sleep, second is taking challenges, third is increased physical activity, और चौथा चीज़ जो हमने बताया नहीं इज़ सोशलाइज़ेशन। जितना तुम लोगों को मिलोगे, बात करोगे, इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। तो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है अभी से, तो ये 4 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक है कि एक्सेप्ट चैलेंजेस, दे आर गुड फॉर योर ब्रेन। सेकंड इज़ एंश्योर योर गुड स्लीप, मतलब तुम्हारी नींद अनइंटरप्टेड और ज़्यादा होनी चाहिए रात की नींद। थर्ड इज़ एक्सरसाइज, जितना तुम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। इट मे बी जस्ट वॉकिंग, इट मे बी डांसिंग, बट देयर शुड बी सम मूवमेंट। एंड फोर्थ इज एक्चुअली सोशलाइजेशन। जितना ह्यूमंस आर सोशल, सो द मोर यू सोशलाइज, जितना हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हेल्प करते हैं, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। सो जैसा कि डॉक्टर महाजन ने बताया कि 4 पैरामीटर्स हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या ब्रेन हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। सो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंथुसियास्टिक रहिए, सोशल सर्कल बना के रखिए, एंड वर्चुअली ज़्यादा कनेक्टेड होने की जगह नेचर की तरफ थोड़ा अपना रुख कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्थ बुक।